हम लोग जब शुरू में सिलेबस लिखे थे ना फर्स्ट क्लास में, तो उसमें P1 E1 का सिलेबस लिखे थे क्या? खाली F1 का ही लिखे थे। तो पहले P1 का सिलेबस का बात करते हैं। P1 सिलेबस, P1 सिलेबस पेपर 100 मार्क्स का सेटिंग वही है। सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 30 मार्क्स एंड सेक्शन सी 50 मार्क्स। तीनों पेपर में सेम स्टोरी है। दिस इज MCQ, दिस इज 5 मार्क्स ईच 6 क्वेश्चंस एंड दिस इज 25 मार्क्स ईच 2 क्वेश्चंस। तीनों पेपर में सेटिंग एक ही है पेपर का। मल्टीपल चॉइस 20 नंबर, 5-5 नंबर का 6 क्वेश्चन और 25 नंबर का 2 क्वेश्चन। ठीक है। पूरे सिलेबस को 5 पार्ट्स में बांटा हुआ है, 5 पोर्शंस। लिखिए, द होल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। द होल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 5 लर्निंग आउटकम्स। द होल सिलेबस is divided into 5 learning outcomes. The whole syllabus is divided into 5 learning outcomes. Point number A, cost accounting system. Cost accounting system 30%. Cost accounting system 30%. Cost accounting system 30%. Cost accounting system 30%. इसके अंदर टॉपिक्स कवर्ड है। इसके अंदर टॉपिक्स कवर्ड है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, टेक्निक्स फॉर मॉडर्न इन्वायरमेंट, टेक्निक्स फॉर मॉडर्न इन्वायरमेंट, टेक्निक्स फॉर मॉडर्न इन्वायरमेंट्स, वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस मतलब वेरिएंस का तीनों टॉपिक बस। जनरली इसमें 25 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। वेरिएंस से रिलेटेड 25 मार्क्स का क्वेश्चन। दिट इज 30% ऑफ द सिलेबस। पॉइंट नंबर बी 10%। पॉइंट नंबर बी 10%। फॉरकास्टिंग एंड बजटिंग टेक्निक्स। पॉइंट नंबर कोई बात नहीं है। पॉइंट नंबर बी ऊपर वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम 30%। पॉइंट नंबर ए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम 30%। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी फोरकास्टिंग एंड बजटिंग टेक्निक्स 10%। फोरकास्टिंग एंड बजटिंग टेक्निक्स 10%। इसके अंदर 2 टॉपिक है। एक है बजटिंग फ्रेमवर्क एंड फोरकास्टिंग टेक्निक। बजटिंग फ्रेमवर्क एंड फोरकास्टिंग टेक्निक। बजटिंग फ्रेमवर्क एंड फोरकास्टिंग टेक्निक 2 टॉपिक है। पॉइंट नंबर सी है प्रोजेक्ट अप्रेजल 25%। ये प्रोजेक्ट अप्रेजल 25% एग्जैक्टली 25 नंबर का हर पेपर में क्वेश्चन है। मतलब 25 मार्क्स का क्वेश्चन 2 जगह से है। एक जो वेरिएंस एनालिसिस वाला पोर्शन बोला और दूसरा यहां से जो अभी लिखेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल। इसके अंदर टॉपिक्स है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स, investment appraisal techniques, further aspects of investment appraisal, investment appraisal techniques, further aspects of investment appraisal। ये 2 टॉपिक से पूरा 25 नंबर का। पॉइंट नंबर डी है डीलिंग विथ अनसर्टेनिटी इन एनालिसिस। Dealing with uncertainty in analysis 15%.
डीलिंग विथ अनसर्टेनिटी इन एनालिसिस 15%। एक ही टॉपिक है इसके अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इन डिसीजन मेकिंग, ट्रीटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इन डिसीजन मेकिंग, ट्रीटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इन डिसीजन मेकिंग। और आखिरी पोर्शन है ट्रीटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इन डिसीजन मेकिंग। पॉइंट नंबर ई है मैनेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस, पॉइंट नंबर ई है मैनेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस, पॉइंट नंबर ई मैनेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस 20%, मैनेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस 20%। इसके अंदर 4-5 टॉपिक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उसका 4 टॉपिक है, इन्वेंट्री, कैश, अकाउंट्स, जनरल वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। ऊपर जो 2 टॉपिक रह गया ना, एक है टॉपिक 4 मॉडर्न कॉस्टिंग थ्रूपुट अकाउंटिंग और एक एबीसी, वो भी पॉइंट नंबर ए में ही आएगा। पॉइंट नंबर ए के अंदर 2 टॉपिक और है, एबीसी और थ्रूपुट अकाउंटिंग, एबीसी एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग। नाउ अपने किस तरह से पढ़ने वाले हैं, अपने जो सीए बैचेस हैं उसके अंदर पढ़ने वाले हैं पॉइंट नंबर ए, बस केवल पॉइंट नंबर ए सीए बैचेस के साथ पढ़ने वाले हैं। पॉइंट नंबर ए वी आर गोइंग टू कवर अलोंग विद द सीए बैचेस 30% पोर्शन, बैलेंस 70% वी हैव टू टेक सेपरेट क्लासेस बिकॉज वो सीए वाले में नहीं है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले वी विल स्टडी जो 25% प्रोजेक्ट अप्रेजल है, वो जो प्रोजेक्ट अप्रेजल पॉइंट नंबर सी है 25% वो सबसे पहले पढ़ेंगे। देन वी विल स्टार्ट पॉइंट नंबर ई, दैट इज मैनेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस, and then we will deal with B&D, B&D forecasting और dealing with uncertainty, मतलब the way of study CEBD, ठीक है। तो आज अपने C चालू कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल C। जो प्रोजेक्ट अप्रेजल C है उस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा डेवलप करना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या फायदा होता है, क्या कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, कि थोड़ा बेसिक, मतलब अभी आज बुक का काम नहीं, अभी अपने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, नेक्स्ट दिन बुक चाहिएगा, ठीक है ना। हम लोग पार्ट चालू किए हैं सी, प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल जो कि 25% ऑफ द सिलेबस है। आप कोई भी पेपर खोलेंगे, कोई भी, हर पेपर में इसका 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर पेपर में, मतलब जो 2 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स में, एक क्वेश्चन इसी एरिया से दिया जाता है हर बार। तो जब उनको फिक्स कर लिया वो लोग, तो यहीं पर वो लोग 25 नंबर का हिस्से देंगे। मतलब वी आर स्टडिंग दिस फॉर पार्ट सी, पार्ट सी 25 मार्क्स के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब प्रोजेक्ट अप्रेजल, पहले वर्ड के अंदर जाते हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल। कोई भी प्रोजेक्ट अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे को उसको अप्रेज करना है, एनालाइज करना है कि वो प्रोजेक्ट मेरे को करना चाहिए कि नहीं। तो करना चाहिए कि नहीं, उसमें क्या क्या चीज मेरे को सोचनी है। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रोजेक्ट का एनालिसिस कवर्ड बाय द वर्ड पैसिव। प्रोजेक्ट का अप्रेजल किया जाता है पैसिव। पी मतलब होता है प्लानिंग, लिखेंगे आप खाली देखते रहिए, हम लिखाएगा प्लानिंग। ए मतलब होता है एनालिसिस, एस मतलब होता है सिलेक्शन, आई मतलब होता है इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन, और आर मतलब होता है रिव्यू।
Passive is the word by which we decide whether a project we should be doing or not. P for planning मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेस है, लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, बिल्डिंग है, जो भी मेरे पास है, उससे मैं क्या कर सकता हूं, मेरा एक्सपीरियंस क्या चीज में है, क्या क्या मैंने आज तक किया है. प्लानिंग मतलब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ व्हाट यू कैन डू. बिकॉज अगर मैं बोलूंगा हम लोग सीमा पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग डॉक्टरी भी पढ़ना चालू कर दें? वो अपने एरिया के बाहर है. यानी कि प्लानिंग मतलब आपके पास जो रिसोर्सेस है आप क्या कर सकते हो. तो देयर आर 3-4 ऑप्शंस यू विल बी एबल टू सेलेक्ट. 3-4 ऑप्शंस मतलब सारा नहीं कर पाएंगे, कोई एक ही करेंगे, लेकिन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करने से पता चलेगा हम ये 4-5 में से कोई एक कर सकते हैं. यानी कि प्लानिंग स्टेज पे द ऑर्गेनाइजेशन इज लेफ्ट विथ 3-4-5 प्रोजेक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन रिसोर्स अवेलेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन एरिया, मार्केट, प्रोडक्ट. ये सारी चीजों को सोचकर हम लोग 5 प्रोजेक्ट अलग अलग किए, 5 में से कोई एक करेंगे. एनालिसिस, उन 5 प्रोजेक्ट का एनालिसिस किया जाएगा. एनालिसिस के अंदर 4 एरियाज होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं. इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केटिंग एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस. इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केटिंग एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस. फाइनेंशियल मतलब हमारा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट क्या होगा और मेरे को प्रोजेक्ट से रिटर्न क्या मिलेगा. प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे आज और प्रोजेक्ट चलेगा 5, 10, 15, 20 ईयर्स, तो मेरे को पैसा आज लगाना है और पैसा धीरे धीरे करके मिलेगा. तो क्या मैं जो पैसा लगाऊंगा उसके बदले जो इनफ्लोज होगा वो एडिक्वेट है. फाइनेंशियल एनालिसिस हर एक प्रोजेक्ट का करेंगे जिनको हमने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की है. मार्केटिंग एनालिसिस, प्रोजेक्ट में जो रॉ मटेरियल वगैरह चाहिएंगे मार्केट में हर समय उपलब्ध होंगे कि नहीं, उनकी अवेलेबिलिटी किस तरह की है. प्रोजेक्ट से जो प्रोडक्ट बनेगा मार्केट में उसकी डिमांड होगी कि नहीं, कितनी डिमांड अभी है, फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट है. मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केटिंग ऑफ फिनिश गुड्स. टेक्निकल एनालिसिस, प्रोजेक्ट के लिए जो भी मेरे को प्लांट एंड मशीनरी वगैरह चाहिएगी वो प्लांट एंड मशीनरी इंडिजीनियस डोमेस्टिक होगी, इंपोर्ट होगी, क्या उनकी लाइफ होगी, उनसे क्या प्रोडक्शन होगा. टेक्निकल एनालिसिस. इकोनॉमिक एनालिसिस, क्या वो प्रोजेक्ट सोसाइटी के लिए, इकोनॉमिक और सोशल, क्या वो प्रोजेक्ट सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा. मान लो आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट, हम एक मेडिसिन बनाना चाहते हैं जिस मेडिसिन से जो जो बहुत डिजीजेज है वो क्योर हो जाएंगे. तो मेरे को तो फायदा होगा, पैसा मिलेगा दवाई का, लेकिन लोगों को भी तो फायदा होगा ना, वो मेडिसिन से डिजीज क्योर होएगी. मान लो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें डैम्स बनाएंगे, तो डैम्स बनाने से बाढ़ वगैरह नहीं आएगी, हमको भी फायदा होगा, पैसा मिलेगा मेरे को, लेकिन सोसाइटी के लिए वो फायदेमंद है. मान लो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टोबैको, सिगरेट वगैरह बनाएंगे, हमको फायदा होगा, दुनिया को तो खराब करेंगे ना. यानी कि आपका प्रोजेक्ट सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं. सोशल एनालिसिस, चारों तरह का एनालिसिस प्रोजेक्ट में किया जाता है. जितने प्रोजेक्ट हमने प्रिलिमिनरी स्क्रीन किए, अलग किए, उन सब के बारे में ये चारों तरह की एनालिसिस हम कंडक्ट करेंगे. ये चारों एनालिसिस करने के बाद कोई एक को सेलेक्ट करेंगे जो चारों एनालिसिस में सबसे बेस्ट होगा. जनरली फाइनेंशियल एनालिसिस सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, बिकॉज पैसा मेरा लग रहा है, तो मेरे को सबसे पहले क्या जरूरत है कि हमारा जो पैसा लग रहा है उसके अगेंस्ट में मेरे को एडिक्वेट रिटर्न मिले. तो सिलेक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल फैक्टर्स को दिया जाता है. हम लोग उसके अंदर अलग अलग मेथड लगाएंगे कि कौन सा मेथड से हम ये देखें कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं. तो जो सिलेक्शन करने तक मेरे पास 3-3, 4-4, 5-5 प्रोजेक्ट था, सेलेक्ट करने के बाद आई एम लेफ्ट विथ 1 सिंगल प्रोजेक्ट. अब हम सेलेक्ट कर चुके हैं, हम कौन सा करेंगे. जिसको हमने सेलेक्ट किया उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट. मतलब उसके लिए जो जो हमें काम करने हैं वो काम करना स्टार्ट कर देंगे. लैंड खरीदना, बिल्डिंग बनाना, प्लांट मशीनरी खरीदना, इंस्टॉल करना, ये सब काम चालू कर देंगे. प्रोजेक्ट 1-1.5 साल 2 साल में इंप्लीमेंट हो जाएगा. इंप्लीमेंट होने के बाद रिव्यू करेंगे. रिव्यू मतलब आपने जो प्रोजेक्ट किया है, बनाया है, क्या वो प्रोजेक्ट आपको प्रॉपर इनफ्लोज रिटर्न दे रहा है. नहीं दे रहा है तो आपको जल्दी से जल्दी वो प्रोजेक्ट डिस्पोज ऑफ करना है, बिकॉज आपने गलत डिसाइड कर लिया. और अगर रिव्यू करने से पता चला मैंने ठीक किया है तो आगे और क्या करें. रिव्यू मतलब वॉट एवर डिसीजन यू हैव टेकन, वेदर इट वॉज करेक्ट और नॉट. तो इफ इट वॉज करेक्ट देन यू गो ऑन, if it was not correct then you decide to dispose it of.
तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो ये पैसिव वर्ड से वो किया जाता है। प्लानिंग, एनालिसिस, सिलेक्शन, इंप्लीमेंटेशन, रिव्यू। जहां तक अपना सिलेबस का फोकस है, अपना सिलेबस ये सारे वक्त एरियाज को कवर करता है। अगर अपने E1, E2, E3 एंटरप्राइज वाला पोर्शन का बात करेंगे ना, तो उसमें अपने मार्केटिंग पोर्शन, इकोनॉमिक पोर्शन, उन सबको डील करते हैं। मार्केटिंग और इकोनॉमिक पोर्शन। अगर अपने टेक्निकल पोर्शन का डीलिंग करें, ये अपने एरिया में नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट इंजीनियर्स। प्लांट मैथमेटिक्स कैसा है, चलिए कि नहीं, ये अपना एरिया नहीं है। और फाइनेंशियल पोर्शन अपने P3 में डील करेंगे। मतलब अभी फॉर द टाइम बिंग आवर फोकस विल बी प्रोजेक्ट अप्रेजल रिलेटिंग टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट से एनालिसिस करने के बाद क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन पोर्शन भी यहां पर है। मतलब अपने इस चैप्टर के अंदर दो पोर्शन कवर करने वाले कि फाइनेंशियली प्रोजेक्ट को एनालाइज कैसे करते हैं और फाइनेंशियली प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं। हाउ टू एनालाइज फाइनेंशियली वेदर अ प्रोजेक्ट इज वायबल और नॉट, एंड हाउ यू विल डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। These project appraisal decisions are very important for an organization, because these are not the decision for 1 or 2 days. These are the decision for 15, 20 years. So if these decisions are taken in a proper manner, then in that case it will be good for the organization for coming whole life. एक प्रोजेक्ट आपने अच्छा किया, उससे आपको इनकम हुई, उससे आप 10 प्रोजेक्ट कर पाओगे। और अगर आप एक प्रोजेक्ट आपने खराब किया, पैसा लग गया, कंप्यूटर जैसे अनडू नहीं होते, प्लांट मैथमेटिक्स लगा दिया, उसको उखाड़ थोड़ी ना दे, वो तो वैसे ही रह जाएगा। तो इन दैट केस प्रॉब्लम होती है कि हम लोग जितने आगे थे 10 साल पीछे चले जाते हैं, बहुत लॉस हो जाता है। तो दीज डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हैफाजार्ड मैनर में नहीं लिया जा सकते। हम लोग सीमा कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये, कोई 2 दिन का डिसीजन नहीं है। हम सीमा करेंगे, 2-2.5 साल में सीमा कंप्लीट होगा, उसके बाद आगे हमको कमाना है, फायदा करना है। इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ होल लाइफ। जब आपका बाल सफेद होगा तो भी आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सीमा आपने अच्छा किया, डिसीजन सही था कि नहीं। दैट वाज अ डिसीजन, मेजर डिसीजन ऑफ योर लाइफ दैट यू हैव टेकन, यू आर डूइंग सीमा। तो दैट सीमा करना भी एक प्रोजेक्ट डिसीजन ही था। तो ऑर्गेनाइजेशंस भी तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती रहती है। कोई नए बिजनेस में जाती है, नए मार्केट में जाती है, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है, वैसा उसको करना चाहिए कि नहीं, उसको फाइनेंशियली फायदा होगा कि नहीं। हम कोई भी जगह अगर पैसा लगाएंगे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया, तो मेरे को उतना मिलना चाहिए कि नहीं, बल्कि ज्यादा ही मिलना चाहिए, रिटर्न तो मिलना चाहिए। तो फाइनेंशियली आदमी तभी काम करता है जब फाइनेंशियली वायबल होते हैं। उसके बाद वो इकोनॉमी, सोसाइटी, ये सब के बारे में सोचता है। पहले अपना भला, फिर तो दुनिया का भला, नॉर्मल रूल है। तो इसलिए फाइनेंशियली अ प्रोजेक्ट शुड बी वायबल, देन ओनली इट विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज नॉट। तो अपना फोकस इस चैप्टर के अंदर है फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब क्या है, सिंस अपने जो भी यहां पर प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमको बहुत सारा कैलकुलेशंस करना है। कैलकुलेशन माने हम पैसा लगा रहे हैं आज 10 करोड़ रुपीस, और मेरे को प्रोजेक्ट से इनकम होगी 10 करोड़ 10 सालों में। तो क्या मेरे को आज 10 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए? 10 करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट में लगेगा और 10 साल में मेरे को 10 करोड़ रुपीस वापस मिलेगा, तो मेरे को क्या प्रोजेक्ट करना चाहिए? क्या यानी कि जितना पैसा लगेगा उतना ही मिलेगा, तो आप काम कर दोगे? तो एक काम करिए, 10 करोड़ हमको दे दीजिए, हम 10 साल बाद दे देगा आपको। वही तो बोल रहे, 10 साल बाद और नहीं मिलेगा। 10 साल में 10 करोड़ ही मिल रहा है बस। 10 साल का प्रोजेक्ट है, 10 साल में 10 करोड़ मिल रहा है, तो प्रोजेक्ट करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। 10 साल में 12 करोड़ मिल रहा है, तो एक बार हमको दीजिए, हम भी दे देगा। अरे बैंक में एफडी करेंगे तो डबल हो जाता है। अरे बैंक में एफडी करते हैं तो 7-8 साल में डबल हो जाता है। 10 करोड़ का 20 करोड़ तो बैंक ही दे देगा। तो आप हमको पैसा देंगे 10 करोड़, हम आपको 12 करोड़ 10 साल बाद दे देगा। 20 करोड़ तो बैंक दे देगा हमको एफडी करने से। यानी कि आपको क्या देखना है कि आपको जो इनफ्लोज हो रहा है, आउटफ्लो 10 करोड़ है, जो इनफ्लो हो रहा है क्या वो एडिक्वेट है कि नहीं। अब प्रॉब्लम यह आता है कि मान लो मैं बोलूंगा 10 करोड़ के बदले मेरे को 10 साल में 20 करोड़ मिलेगा, तो भी आप ये नहीं बोलने पाएंगे मैं करूंगा, बिकॉज अगर एफडी करेंगे तो 7-8 साल में 20 करोड़ मिल जाएगा। यानी कि आपको रिटर्न देखना पड़ेगा ना, कितना रिटर्न प्रोजेक्ट से हो रहा है और क्या रिटर्न आपको चाहिए। आज के दिन जो पैसा अपने पास है और आज से 2 साल बाद अगर वही पैसा होगा, आज का पैसा ज्यादा कीमती है। आज अगर 100 रुपये मार्केट में ले जाएंगे, जो सामान खरीदेंगे, 2 साल बाद 100 रुपये में वो सामान मिलेगा क्या?
तो आपको 2 साल बाद अगर बेसी भी मिल जाए, मान लो 110 भी मिल गया, तो भी 2 साल बाद वही सामान मार्केट में मिलेगा जो आज 100 में मिलता है। तो यानी कि 110 मिलने से तो कुछ मिला ही नहीं। यू आर गेटिंग द सेम थिंग विच यू कैन बाई एट 100। मनी हैज टाइम वैल्यू। अ मनी टुडे, अ रुपी टुडे इज मोर प्रेसियस देन अ रुपी सम टाइम फ्रॉम नाउ। हम लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं बैंक, तो बैंक हमको ज्यादा क्यों देती है? क्यों ज्यादा देती है बैंक? बैंक में एफडी करते हैं तो बैंक पैसा ज्यादा क्यों दे देता है? तो करते हैं तो बैंक को ज्यादा देगा, उसमें देने का ज्यादा देने का क्या कारण है? बैंक उस पैसा को कहीं और लगाती है। और आप क्या कर रहे हैं? आप बैंक को पैसा अभी दे रहे हैं और बाद में लेंगे, तो आप उस पैसा से जो सामान, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के यूज करते, आप अपना कंजम्पशन को सेक्रीफाइस कर दें फ्यूचर के लिए। तो आदमी सेक्रीफाइस कब करता है? कुछ पाने के लिए ही तो सेक्रीफाइस करता है ना। तो बैंक क्या करेगी वो बात की बात है, आप सेक्रीफाइस क्यों करोगे? अगर अलमारी में पैसा है तो बढ़ रहा नहीं है, आज उतना है कल भी उतना ही रहेगा। तो अगर अलमारी में 2 लाख रुपया रख के रखें तो 2 साल बाद भी 2 लाख ही रखेगा। जादू से पीसी सरकार का जादू तो नहीं चल रहा, 4 लाख हो जाएगा। यानी कि 2 लाख रुपया अगर 2 साल बाद हम अलमारी से निकाल के यूज करेंगे, सामान बेसी मिलेगा क्या? सामान तो और कम मिलेगा। यानी कि अगर आपको चाहिए कि आपको पैसा को ग्रो नहीं करना है, तब इन दैट केस आज ही सामान खरीद लीजिए। पैसा को ग्रो करना है इसलिए कहीं हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो सोचना पड़ेगा ना, कि पैसा आज लगा रहे हैं, पैसा बाद में आएगा। वी हैव टू कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देयर आर मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस, देयर आर सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेकर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है पूरी चैप्टर में, जो कि हम लोग सम्स करने के टाइम पे डील करेंगे। तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने पहले ही सीख लेंगे। कोई मैथ्स नहीं है, सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है आपको, तो आपको लेकिन उसका लॉजिक ज्यादा समझना है। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स अपने आप कैलकुलेटर कर लेगा, आपको लॉजिक समझना उस कैलकुलेशन में ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि शुरू का पोर्शन है चैप्टर का, इंट्रोडक्शन है कि प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट डिसीजन होता क्या है। दूसरा पोर्शन है टाइम वैल्यू ऑफ का कैलकुलेशन समझना, और फिर तीसरा पोर्शन आएगा चैप्टर के अंदर इंटर करेंगे। अभी चैप्टर के अंदर इंटर नहीं कर रहे हैं, अभी खाली इंट्रोडक्शन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझना चाह रहे हैं। ठीक है, लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन। Project decision each taken. Project decision each taken. Project decision each taken on the basis of the word. Project decision each taken on the basis of the word passive. Project decision each taken on the basis of the word passive. P for planning. P for planning. P for planning. A for analysis. A for analysis. ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट में इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, टेक्निकल। ब्रैकेट में इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, टेक्निकल। इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, टेक्निकल। इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, टेक्निकल। इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, टेक्निकल। S for selection. S for selection. I for implementation. S for selection. I for implementation. R for review. S for selection, I for implementation, R for review. The main focus in this chapter, is financial analysis. The main focus in this chapter is financial analysis and selection of a project. The main focus in the chapter is financial analysis and selection of the project. Economic and marketing analysis.
economic and marketing analysis. Economic and marketing analysis is covered in E1, E2, E3. Is covered in E1, E2, E3. हाँ, इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग एनालिसिस इज कवर्ड इन E1, E2, E3. मतलब खाली E1 में हम लोग पूरा नहीं पढ़ लेंगे. E1, E2, E3 जब सारा पढ़ेंगे तब इकोनॉमिक मार्केटिंग पूरा खत्म होगा. तो वो पोर्शंस अपना दूसरा सब्जेक्ट है, E1, E2 की E3 के अंदर कवर्ड है. ठीक है, कुछ कुछ पोर्शन E1 में है, कुछ E2 में, कुछ E3 में. वैसे पॉइंट नंबर 2, since a project involves a long term period, since a project involves a long term period, since a project involves long term period, since a project involves long term period, that is 10-15 years, that is 10-15 years, so these decisions are very important. So these decisions are very important for any organization. So these decisions are very important for any organization. So these decisions are very important for any organization. So these decisions are very important for any organization. So proper due care should be taken. So proper due care. So proper due care should be taken. Proper due care should be taken in analyzing a project. Proper due care should be taken in analyzing a project. इसलिए हम सीमा के लिए क्या करते हैं, सेमिनार कराते हैं. कि सेमिनार में लोगों को बुलाता है, उनको बोलता है, उनको समझाता है कि क्या है सीमा. क्योंकि आपके लिए 2 दिन का तो कोई डिसीजन है नहीं ना कि भाई ये सामान खरीदना है कि नहीं खरीदना है. इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसीजन. तो आदमी को ये समझना जरूरी है कि हमको सीमा करना चाहिए कि नहीं, क्या फायदा है और क्या ऑप्शंस है, कितना खर्चा लगेगा, क्या टाइम लगेगा. इसीलिए सो दैट यू विल बी एबल टू डिसाइड वेदर यू शुड बी डूइंग द कोर्स और नॉट, बिकॉज दीज डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ. ये दिस इज नॉट द डिसीजन आज किए कल नहीं किया, ऐसा नहीं. ये डिसीजन ले लिए तो ले लिए, अब ले लिए तो सीधा आगे बढ़ना है, बस पीछे नहीं देखना है. Have to pass, have to become सीमा, because I have invested my time, money and all that. तो इसलिए ऐसा डिसीजन जब कोई कंपनी भी ले रही है, उसको आप जैसे ही सोचना पड़ता है. ये प्रोजेक्ट करें कि ना करें, प्लांट कहाँ बैठाएं, किस चीज का बैठाएं, किस मार्केट में जाएं, क्या प्रोडक्ट बेचें, किसकी डिमांड है, सब चीज सोचना पड़ता है ना. 2 दिन में तो नहीं होता है. हम लोग तो एक सेमिनार करके डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन उनको तो हजारों लोगों से बातचीत करनी पड़ती है. तो सम करने में और प्रैक्टिकलिटी में बहुत अंतर है इस एरिया में. कि एक प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना, अंजाम करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है. बहुत सारे लोगों का नॉलेज चाहिए होता है. एक आदमी का नॉलेज से संभव नहीं है सारा चीज हो, बिकॉज सारा एरिया हम लोग को नॉलेज है भी कहां. टेक्निकल हम लोग को नॉलेज है ही नहीं, सोशली नॉलेज हम लोग का प्रॉपर नहीं है. मार्केटिंग पर्सन को ज्यादा नॉलेज हो सकता है. हम लोग को तो बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा है चलो सीमा के अंदर इकोनॉमिक मार्केटिंग, लेकिन और कोर्सेज जो सीए वगैरह है उसमें तो इकोनॉमिक और मार्केटिंग पोर्शन डील ही नहीं किया जाता है. उनको तो केवल फाइनेंशियल, खाली फाइनेंशियली कोई चीज मान लो हमारा प्रोजेक्ट सोसाइटी के लिए अच्छा है, तो सोसाइटी के लिए अच्छा है तो मेरे को बहुत अलग फायदा होगा. क्या? बैंक से लोन कम दाम में मिलेगा, कम रेट पे मिलेगा. सोसाइटी हमको प्रमोट करेगी प्रोजेक्ट करने के लिए. यही मेरा प्रोजेक्ट सोसाइटी के लिए खराब है तो क्या होगा, सब जगह से अगेंस्ट हमको मिलेगा, प्रॉब्लम होगी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में. इसलिए सोसाइटी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू तो फाइनेंशियल को अफेक्ट करेगा ना. तो आप एक चीज का डिसीजन दूसरे बगैर कैसे ले सकते हैं, जबकि नॉर्मली कोर्सेज में नहीं पढ़ाया जाता है. अपने को ये सारा चीज पढ़ाया जा रहा है कि एक प्रोजेक्ट का डिसीजन लेने के लिए जितने भी फैक्टर्स है, आपको वो सारा फैक्टर्स हम समझाएंगे थ्रू 3 सब्जेक्ट्स, E1, P1, F1, E1, P2, F2 सारा. और हर ऑर्गेनाइजेशन को इसी से तो जीवन में कमाना है ना, और कैसे कमाना है. जैसे हम लोग सीमा करके कमाएंगे, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी तो प्रोजेक्ट करके ही कमाएंगी. तो ऑर्गेनाइजेशन को भी तो सारे डिसीजंस प्रॉपरली लेने हैं. तो कैसे प्रोजेक्ट डिसीजन लिया जाता है, यू कैन से दिस इज अवर सिलेबस. प्रोजेक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट करना है, नहीं करना है, यही जीवन है. इसी चीज को समझना है, इसी को कोर्स में अपने समझने वाले हैं. ठीक है. पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, some basic mathematical calculation,
some basic mathematical calculation, some basic mathematical calculation, some basic mathematical calculation. उसमें लिखते हैं since the project involves cash flows, since the project involves cash flows, since the project involves cash flows for more than a year, since the project involves cash flows for more than a year, since the project involves cash flows for more than a year, since the project involves cash flows for more than a year, so time value of money is important. So time value of money is important. So time value of money is important. So we have to develop the concept of time value of money. So we have to develop the concept of time value of money. So we have to develop the concept of time value of money. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हमें डेवलप करना है. ये चैप्टर का समझ लीजिए इनडायरेक्ट पोर्शन है. अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज नहीं है देन इन दैट केस चैप्टर समझने में सुविधा होगी. अब एक एग्जांपल ले रहे हैं. समझ लो हम लोग सब कोई ग्रेजुएशन किए. ग्रेजुएशन में एफएम पेपर था. एफएम पेपर के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कैलकुलेशन था. तो नॉर्मली इंस्टीट्यूट क्या सोच रहे हैं कि आप तो ग्रेजुएशन कर लिए, आपको तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता ही होगा. तो बोलता है वो तो आपको आता ही है, आगे बढ़िए. लेकिन अपने अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं करेंगे तो चैप्टर को हम समझा ही नहीं पाएगा. हर जगह कैलकुलेशन आएगा और प्रॉब्लम होगा. तो ये पोर्शन हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेसिकली अपना एग्जामिनेशन वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं. वो लोग उसको बुक के अंदर 2-3 पन्ना में लिखा है बेसिक कैलकुलेशन. हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे तब चैप्टर आगे बढ़ा पाएंगे. नीचे लिखते हैं. ये पॉइंट नंबर 3 चलते रहेगा 2 क्लास तक. टाइम वैल्यू मनी कंप्लीट करने में 2 क्लास हम लोग का लगेगा. ठीक है. Money has time value. Money has time value. That is 100 rupees today. That is 100 rupees today. That is 100 rupees today are more valuable. That is 100 rupees today are more valuable. That is 100 rupees today are more valuable then the same 100 rupees, then the same rupees 100, then the same rupees 100, then the same rupees 100 some time from now, then the same rupees 100 some time from now. आज के दिन का 100 रुपया ज्यादा कीमती है. वही 100 रुपया आज से कुछ समय बाद मेरे पास होगा. क्यों? नीचे why? Why? Because of 3 factors. Why? Because of 3 factors. 3 कारण हैं जो आज का पैसा को ज्यादा कीमती बनाते हैं. पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर ए ड्यू टू इन्फ्लेशन. पॉइंट नंबर ए ड्यू टू इन्फ्लेशन. ड्यू टू इन्फ्लेशन बिकॉज हमें मालूम है डिफ्लेशन भी होता है वैसे, लेकिन कोई 25 साल में एक बार डिफ्लेशन होता है, 24 साल इन्फ्लेशन होता है. तो इसलिए इन्फ्लेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि इन्फ्लेशन होगा, चीजों का दाम बढ़ेगा. तो आज 100 रुपया में जितना सामान हम खरीदेंगे कुछ दिन बाद हम वो सामान नहीं खरीद पाएंगे. तो रुपये का वैल्यू तो डाउन हो गया ना, फ्यूचर में डाउन. पहले आदमी 100 रुपया में पूरा बाजार करके ले आता था. अभी तो 100 रुपया में एक टाइम का खाना हो जाए गनीमत है. नहीं क्या? अपने घर से निकलते तो 500 रुपये लेके निकलते हैं क्योंकि 100 रुपया में गड़बड़ हो सकते हैं. तो आज का पैसा तो कीमती कम हो गया ना. हो सकता है थोड़ा दिन बाद 100 रुपया और भी कीमत नहीं रहेगा, जो कि हो गई. धीरे धीरे करके मनी का वैल्यू क्या होता है, गिरते जाता है. ये अपने एक्सपीरियंस कर रहे हैं. अपने पापा लोग से सुनेंगे ना, पेरेंट्स लोग से, तो बोलेगा पहले गोल्ड 500 रुपये पर किलो मिलता था. कब मिलता था पता नहीं, अभी तो 100 ग्राम भी 30,000 में नहीं मिलता है. तो एक बात बोल रहे हैं कि जो चीज का दाम इस तरह से बढ़ रहा है, और कभी कभी तो न्यूज़पेपर वगैरह में भी आप पढ़ेंगे तो लिखता है कि लास्ट 10 सालों में क्या क्या चीज का दाम कितना बढ़ा. 1 जनवरी का पेपर में ही निकला था कि कौन कौन सी चीज का दाम कितना % बढ़ा. सब में इन्फ्लेशन मोटा मोटी 10 साल में 350-400% था. मतलब जो चीज 10 साल पहले 100 रुपया में आता था अब उसका दाम 400-500 रुपया है. सब चीज, सब बेसिक चीजों को वो लोग लिया था. तो बोलने का मतलब हुआ कि जब इन्फ्लेशन 10 साल में ऐसे है तो 100 रुपया की कीमत आज के दिन, आज से बाद आज का कीमत ज्यादा है. आज ज्यादा सामान खरीद पाएंगे. तो इन्फ्लेशन के कारण
मनी वैल्यू है। पॉइंट नंबर बी, sacrificing the present consumption against future, sacrificing the present consumption against future, sacrificing the present consumption against future, ब्रैकेट में रियल रिटर्न, ब्रैकेट में रियल रिटर्न। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमको उससे ज्यादा मिलना चाहिए। बैंक में एफडी करेंगे, ज्यादा मिलना चाहिए। कोई बिजनेस में लगाएंगे, ज्यादा मिलना चाहिए। किसी को लोन देंगे, ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? बिकॉज आप उसको पैसा दे रहे हैं। आप मान लीजिए जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन होगा ही नहीं। एक बार मान के चलते हैं कि आज के दिन 100 रुपया में जो सामान मिलेगा, मान लो 2 साल बाद भी 100 रुपया में वही सामान मिलेगा। यानी कि अब पॉइंट नंबर 1 गायब हो गया। बिकॉज 100 रुपीज में आज जो मिलेगा 2 साल बाद भी वही मिलेगा, इन्फ्लेशन नहीं होगा। चलिए, लेकिन हम 100 रुपीज में जो सामान आज मिलता, आज खरीदता, आज उसको यूज करता, मजा आता, वह मजा को 2 साल बाद लेगा। उसके लिए हमको कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? उसके लिए आज का पैसा को कीमती बोले कि नहीं? इन्फ्लेशन नहीं भी है, लेकिन आपका पैसा से आपको कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज अभी मिलता, अब बाद में करोगे, वो सेक्रीफाइस तो कर रहे हो ना। तो वो सेक्रीफाइस करने के लिए आपको जो रिटर्न चाहिए उसको क्या बोलते हैं? रियल रिटर्न। रियल रिटर्न मतलब सेक्रीफाइसिंग योर प्रेजेंट कंजम्पशन अगेंस्ट फ्यूचर। इसलिए मनी हैज वैल्यू, यानी कि इन्फ्लेशन नहीं भी हो, रियल टर्म के कारण मनी की वैल्यू है। पॉइंट नंबर सी, रिस्क प्रीमियम। पॉइंट नंबर सी, रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम मतलब अगर आप किसी को पैसा दोगे तो क्या गारंटी है कि वो वापस लौटा देगा? हो सकता है पैसा डूब जाए। बैंक में एफडी करेंगे, गारंटी है पैसा वापस मिलेगा क्या? बैंक में फिक्स डिपॉजिट करेंगे, गारंटी है क्या कि पैसा वापस मिलेगा? बैंक रॉबरी, ये नया नया बात कर रहे हैं, वो फालतू बात कर रहे हैं। सुनिए, बैंक में रॉबरी नहीं होता है। बिकॉज बैंक में आप पैसा जमा किए तो बैंक पैसा क्या बैंक में रख के रखा है क्या? फिर तो रॉबरी क्या चीज का होगा? हट, हम बोल, सुन लीजिए, फालतू बात नहीं। हम बोल रहे हैं कि अगर बैंक में एफडी किए तो बैंक में डिफॉल्ट कब होगा? मान लीजिए बैंक जिनको भी लोन दे के रखा है, बैंक तो आपका पैसा कहीं ना कहीं लगाया है ना, वो लोग सबको ही डिफॉल्ट कर दिया। तो बैंक जहां भी लोन दिया, पैसा लगाया, वहां सब जगह वापस नहीं आ रहा है, तो बैंक आपको वापस दे पाएगा? कहां से देगा? बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा। बैंक आपका पैसा भी तो कहीं लगाया ही है ना, लेकिन चांसेस कम थी। क्यों? बिकॉज बैंक जिनको भी लोन वगैरह देता है, ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी आ जाएगा लोन दे देगा। दुनिया भर का चेकिंग करता है, उसके बाद बैंक लोन देता है। तो उतना सिक्योरिटी वगैरह रखने के बाद भी अगर बैड डेट हो जाए तो हो जाए, 2-4 जन का तो होता ही है, ऐसा थोड़ी ना नहीं होता है। लेकिन इतना पैसा जितना आप दिए सब छोट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और बैंक के लिए गवर्नमेंट का भी बहुत रेगुलेशन है। बैंक को आरबीआई के पास पैसा रखना है, बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाना है। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे नहीं डूबेगा, बिकॉज नोट जहां प्रिंट होता है, प्रिंट तो होएगा ही ना। तो अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे रिस्क नहीं है, लेकिन बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क है, कमती है। रोबरी का कोई बात नहीं है। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह में पैसा लगाएंगे, ह्यूज रिस्क है। क्या प्रोजेक्ट आपको गारंटी दिया है क्या कि पैसा लौटाएंगे? यानी कि जहां भी आप इन्वेस्ट करेंगे पैसा डूबने की चांस है। तो आदमी रिस्क कब लेता है? जब उसको इनकम होने की संभावना है, रिटर्न की संभावना है। तो हम लोग बोलते हैं मनी की वैल्यू है बिकॉज ऑफ रिस्क प्रीमियम ऑल्सो। यानी कि इन्फ्लेशन नहीं भी हो तो रियल रिटर्न और रिस्क प्रीमियम मनी की वैल्यू को बढ़ाता है। और अगर इन्फ्लेशन है तो मनी की वैल्यू और बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम बैंक में एफडी करें मान लो, तो बैंक में मोटा मोटी इंटरेस्ट रेट 9 to 9.5% है 5 साल के लिए, मान लो 9% है। अगर हम 100 रुपया बैंक में इन्वेस्ट करेंगे और 5 साल के लिए, तो बैंक मेरे को 9% इंटरेस्ट कोट कर रहे हैं, तो बैंक मेरे को 5 साल बाद कितना पैसा देगा? ये जो बोले बहुत झूठ बोले। 100 के ऊपर 9%, 9 रुपीज पहला साल, दूसरा साल 109 के ऊपर 9%, तीसरा साल उसके ऊपर 9%। आपका हर साल इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के बैंक देगा। सिंपल कैलकुलेशन मार्केट में नहीं होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन मार्केट में होता है। सिंपल कैलकुलेशन से कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। हाँ, सिंपल कैलकुलेशन कब होता?
जब 100 रुपीज के ऊपर 9 रुपीज जो बैंक मेरे को देगा, वो बैंक से मैंने 1 साल बाद ले लिया, इंटरेस्ट वाला पैसा मैंने निकाल लिया, तो फिर आपका सेकेंड ईयर के लिए तो 100 रुपया ही रहा ना वहां, तो आपको इंटरेस्ट फिर 100 पे ही मिलेगा। लेकिन अगर आप एफडी 5 साल के लिए किए हो तो आप थोड़ी ना बीच में निकालोगे। कोई कोई लोग ऐसा भी करता है, बैंक में एफडी करता है, बोलता है इंटरेस्ट वाला पैसा हम लेते रहेंगे, आपके पास हम नहीं छोड़ेंगे। बैंक करता है एफडी तो उसको प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलते रहेगा, तो वो 45 होगा। लेकिन नॉर्मल टेंडेंसी तो क्या है, 5 साल एफडी किए 5 साल के बाद ही लेंगे। तो हमारा ये बोलने का मतलब है कि अगर आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाए और कोई पैसे की वैल्यू दी जाए, तो इंटरेस्ट रेट जोड़ जाड़ कर पैसे की वैल्यू निकालनी है कि 100 रुपया 9% के अनुसार 5 साल बाद कितना होगा। ये 9% कहां से आया? बैंक ने कोट किया। बैंक ने 9% क्यों कोट किया? बैंक ने ये तीनों फैक्टर को देखा कि मार्केट पे इन्फ्लेशन मोटा मोटी क्या हो रहे हैं, मार्केट में लोग सैक्रिफाइस प्रेजेंट कंजम्पशन करने के लिए कितना रिटर्न चाहते हैं, और बैंक में अगर डिपॉजिट किया जाए तो रिस्क कितना है। तो मान लीजिए इन्फ्लेशन इंडिया में 6 से 7% है, लोग सैक्रिफाइस प्रेजेंट कंजम्पशन कर रहे हैं 2% के लिए, तो 6 से 7 मतलब 7.5 8 करीब हो गया। और रिस्क मान लो बैंक में रिस्क के कारण बैंक को 0.5% बेसी देना होगा। कोई फॉर्मूला नहीं है उसको निकालने का, वो अपना आदमी का सोच है। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में 9% बैंक दे रहा है, वो 9 के अंदर ये तीनों फैक्टर है। 9 के अंदर इन्फ्लेशन है, 9 के अंदर रियल रिटर्न है, 9 के अंदर इस प्रीमियम। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो लास्ट वाला पोर्शन नहीं है। तो मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो 7% रिटर्न मिल रहा है, 7%। तो 7% के अंदर तो इन्फ्लेशन और रियल रिटर्न दोनों है। 7% के अंदर इन्फ्लेशन रियल रिटर्न दोनों, खाली क्या नहीं है, रिस्क भी नहीं है। तो बैंक 9 क्यों दे रहे? रिस्क के कारण। इसका मतलब रिस्क प्रीमियम कितना हो गया? 2%। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे 7% मिलता है और बैंक में एफडी करने से 9% मिलता है, इसका मतलब रिस्क प्रीमियम क्या है? 2%। ये हम एक्चुअल फैक्ट बात कर रहे हैं। मार्केट में रिस्क फ्री रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इन्वेस्ट करने से 7% करीब रिटर्न मिल रहा है इंडिया में, और बैंक में एफडी करेंगे तो 9% है। यानी कि बैंक 2% बेसी क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब जो आदमी लोग बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या बैंक क्या सोच रहे हैं कि रिस्क के कारण 2% बेसी देना पड़ेगा। मान लीजिए हम बैंक में एफडी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या चांस है कि पैसा वापस आएगा? बैंक में एफडी करने से ज्यादा रिस्की है कि कमती रिस्की है? ज्यादा रिस्की है। तो कोई बिजनेस करेंगे तो 9% कमाई होगा, मान लेंगे क्या? 9% तो बैंक एफडी में दे देगा, आप घर में सोइए, टीवी देखिए, मजा करिए, फुटबॉल खेलिए, आपको 9% मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको तो रिस्क और ज्यादा लेना पड़ रहा है, तो आपको रिटर्न क्या चाहिए? और ज्यादा चाहिए। अगर बिजनेस करेंगे तो पैसा कहां से आएगा? किसी के अलमारी में तो पैसा रखा हुआ नहीं रहता है, पागल तो है नहीं कोई, पैसा तो कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ता है। तो आप अगर कहीं से बोरो करेंगे वही आपसे 12-13% ले लेगा कम से कम। तो 12-13% तो पैसा का कॉस्ट हो गया। आप 12-13% कमाओगे तो वो तो उसको दे दिए, आपको अपने लिए भी तो कुछ चाहिए। आप क्यों बिजनेस कर रहे हो? यानी कि कोई भी बिजनेस आज के टर्म में वायबल तब है जब कम से कम 15% रिटर्न हो, कम से कम। कोई भी बिजनेस, आज का जो इंटरेस्ट सिनेरियो अभी जो चल रहा है उसमें वायबिलिटी अगर चेक करें तो 15% के नीचे रिटर्न होने से बिजनेस एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर भी हाँ, वो इंक्लूड होके 12 + 15 नहीं बोल रहे हम, 12 इंक्लूड करके 15 मतलब 3% एक्स्ट्रा। नाउ बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन लोग हैं, कंपनी है, कॉर्पोरेट्स है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनको रिटर्न 7, 8, 9% ही हो रहे हैं, उनको रिटर्न 15% हो नहीं पा रहे हैं। बिकॉज क्या है कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले, तो एसेट्स वगैरह उनको बहुत सस्ता दाम में मिल गया था। आज के दिन तो एसेट्स का पैसा नहीं लगाना पड़ रहा है। आज के दिन अगर एसेट्स का वैल्यू निकाल कर प्रॉफिट कैलकुलेट करें वो कितना परसेंट है, वो 7, 8, 9% से ज्यादा नहीं आ रहा है। इन एब्सोल्यूट टर्म इट इज इन क्रोर्स, दैट इज अदर थिंग, बट इफ यू कैलकुलेट इन परसेंटेज इट इज नॉट इवन 7 to 8%। अगर कोई नया नया वैसा बिजनेस चालू करे, मान लो किसी ने कोई प्लांट बैठाया 50 साल पहले, उसका इन्वेस्टमेंट हुआ 2 लाख रुपया, आज वो प्लांट बैठाएंगे 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो अगला को रिटर्न किस पे निकालना चाहिए? 2 लाख पे कि 200 करोड़ पे? तो 200 करोड़ पे निकालेंगे, वो कुछ रिटर्न ही नहीं आएगा, हो सकता है 7 से भी नीचे चला जाए। तो उसको क्या करना चाहिए? एसेट्स वगैरह बेच देना चाहिए क्या? क्या करना चाहिए? बिजनेस चालू रखना चाहिए कि एसेट बेच देना चाहिए? तो यानी कि लेकिन अगर एसेट बेच देंगे, 200 करोड़ बैंक में एफडी करेंगे, बैंक दे देगा 9%, तो क्या करना चाहिए उनको?
सोचिए एक बार लॉजिकली बात सोचिए कि समझ लीजिए आपने आज से 50 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपया था, लेकिन आज के दिन वो लैंड बिल्डिंग ये सब मशीनरी का वैल्यू सब जोड़ते हैं तो 200 करोड़ से। तो अगर वो 200 करोड़ में बेच दें तो 200 करोड़ आपके पास आ जाएगा। बैंक में एफडी करेंगे 9% मिलने लग जाएगा, और आप बिजनेस में 9% से कम कमाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बेस कैश भी कर देगा। ये हम समझ रहा था कि आप बोलते कितना देर बाद ये बोलेंगे ये बात, ठीक है। इसमें 2 बात आती है। क्या 200 करोड़ रुपया अगर उसकी मार्केट वैल्यू है तो बेचने से 200 करोड़ मिल जाएगी? मान लो ये जगह का वैल्यू है 5 करोड़ रुपया, क्या हम बेचने निकले तो हमको 5 करोड़ मिल जाएगा? खड़ा है क्या बाहर मार्केट बोली चल रहा है क्या, प्रकाश जी हमें दीजिए 5 करोड़ हम देंगे, ऐसा चल रहा है क्या? चीज की वैल्यू अलग बात है, लेकिन पैसा आना एक अलग बात है, ठीक है। डिस्पोज करने में हो सकता है 1.5-2 साल लग जाए। डिस्पोज एक साथ सारा होगा नहीं, एक बिक गया दूसरा नहीं बिका, तो एक बिक गया तो बिजनेस बंद हो गया, तो 2 साल तक आपका गड़बड़ी होगा। दूसरा, मान लीजिए सारा एक ही जन ले लिया, पैसा दे भी दिया, आप बैंक में एफडी कर दिए, जिंदगी में मजा आएगा? हो सकता है 2 दिन मजा आ जाए, बहुत घूम लेंगे, वर्ल्ड टूर पे चले जाएंगे, घूम के आ जाए, कितना दिन क्या करेंगे? इट इज नॉट दैट कि यू आर वर्किंग जस्ट फॉर अर्निंग, देयर इज वन थिंग कॉल्ड पर्सनल सेटिस्फैक्शन, कि व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हेन यू डू वर्किंग, देन यू आर सेटिस्फाइड। बिकॉज फिर तो आदमी सोते ही रहेगा ना, क्या मर ही जाएगा 2 दिन में, फिर तो ऐसे थोड़ी ना होता है। यानी कि डोंट थिंक इन दैट वे कि जस्ट मनी आ रहा है इसका मतलब अच्छा है, देयर आर अदर फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो वो जो पुराने लोग हैं, जो लोग पहले बिजनेस किए हुए हैं, उनको आज के दिन में रिटर्न 15% हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में रिटर्न बहुत है। 200 का अगर 10% भी हो 20 करोड़ साल में, 20 करोड़ दे आर अर्निंग, दैट वे दे आर रनिंग देयर लाइफ गुड, बट रिटर्न वाइज दे आर नॉट अर्निंग। उनका पहले का इन्वेस्टमेंट किया हुआ स्टेज चल रहा है, नया आदमी वैसा प्लांट 200 करोड़ में लगाने ही नहीं जाएगा वो, तो दे आर नॉट फेसिंग कंपटीशन ऑल्सो। कंपटीशन पुराने वालों से ही है। बड़ा बड़ा बिजनेस आदमी जल्दी से थोड़ी ना कर सकते हैं। हमको कोई बिजनेस पे 50,000 रुपये लगाना है, कल कर लेंगे। 50 करोड़ लगाना है, कहां से आएगा? तो प्रॉब्लम है ना। इसलिए वो लोग बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट सिनेरियो वो यही रिटर्न दे रहा है आजकल। एंड दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज ग्लोबली, दिस इज द ग्लोबल सिनेरियो। तो फिर तो सबको बिजनेस बंद कर देना चाहिए, टाटा बिरला अंबानी सबको घर में सो जाना चाहिए एफडी करके। तो फिर एफडी करेंगे तो बैंक क्या करेगा उस पैसा का? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। किसी को लगा कोई लेगा ही नहीं, कोई लेगा ही नहीं, तो फिर बैंक कहां से रिटर्न देगा आपको? तो फिर इन दैट केस क्या होगा? फिर बैंक भी बोलेगा एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट 2%। अब आओ, अब क्या होगा? खत्म हो जाएगा सब चीज। इसी को बोलते हैं रिसेशन। दिस टर्म इज कॉल्ड रिसेशन। रिसेशन का मतलब है चीजों की डिमांड नहीं है, लोग खरीदना नहीं चाह रहे हैं, पैसा नहीं है, उसको बोलते हैं रिसेशन। रिसेशन इज बैड देन इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन इज बैड देन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेसी है तो भी ठीक है, लेकिन डिफ्लेशन है तो जीवन खत्म है। डिफ्लेशन से खराब कुछ नहीं होता है। डिफ्लेशन रिसेशन देता है और इन्फ्लेशन ग्रोथ देता है। तो अब इन्फ्लेशन का एक खराबी है कि पैसे का दाम, चीजों का दाम बढ़ने से लोग, गरीब लोग जी नहीं पाते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन का एक फायदा यह भी है, ग्रोथ होता है। कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट ये सब जो बढ़ता है 5, 6, 6.5, 7%, दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन क्या है, इन्फ्लेशन को बराबर बराबर रखते हुए ग्रोथ को बढ़ाना है। ये इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, ये इंडियन प्रॉब्लम है, ये वर्ल्ड का प्रॉब्लम है कि इन्फ्लेशन भी हो, ग्रोथ भी हो। इन्फ्लेशन बगैर तो ग्रोथ होगा ही नहीं ना, तो दोनों चीज चाहिए। तो हम लोग यहां क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर कुछ कैलकुलेशंस है इंटरेस्ट रेट को लेकर। इंटरेस्ट रेट जोड़ना है, घटाना है, प्लस माइनस, कुछ टाइप ऑफ कैलकुलेशन है। और वो इंटरेस्ट रेट जन्मा कहां से है? ये 3 फैक्टर के कारण। ये तीनों फैक्टर को मिला के इंटरेस्ट रेट का जन्म होता है। तीनों फैक्टर अलग अलग जगह, अलग अलग कंट्री में। इन्फ्लेशन अलग है, रियल रिटर्न अलग है, रिस्क प्रीमियम अलग है, उसको लेकर इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर हुआ है। एंड इंटरेस्ट रेट के कारण मनी हैज टाइम वैल्यू। अगर इंटरेस्ट रेट बोल के कुछ होता ही नहीं तो मनी वैल्यू होता ही नहीं। 100 रुपया 1 साल बाद भी 100 ही होता, 10 साल बाद भी 100 ही होता। इंटरेस्ट रेट है इसलिए तो 100 रुपया 10 साल बाद 100 नहीं है ना। और इंटरेस्ट रेट क्यों है? 3 फैक्टर्स, इन्फ्लेशन, रियल रिटर्न, रिस्क प्रीमियम। नीचे these three factors are different. These three factors are different in different countries. These three factors are different in different countries.
These three factors are different in different countries, and they are different in different investment proposals, and they are different in different investment proposals. Suppose in a particular investment proposal, risk premium each 5%, risk premium each 5%, real return in the market each 2%, real return in the market each 2%, and inflation in the market each 6%, and inflation in the market each 6%. तो टोटल रेट क्या होगा? नहीं होगा, बिकॉज अभी जब हम लोग 100 रुपया पे 9% का बात किए थे तो हम लोग क्या बात किए थे? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग. तो वैसे ही तीनों को जोड़ना नहीं है. अगर आप पहले 100 रुपया पे निकाले, इन्फ्लेशन 6%, 6 रुपया, तो आपको 106 के ऊपर दूसरा वाला रेट लगाना है, 100 पे नहीं लगाना है. फिर उसको जोड़कर उसके ऊपर तीसरा वाला रेट लगाना है. तो सब मिला के 113 से ज्यादा आएगा. 100 के ऊपर 6% लगाएंगे, 106 हो गया. उसके ऊपर 5% लगाएंगे, वो 5 से ज्यादा आएगा. फिर उसको जोड़ने के बाद 2% लगाएंगे, और ज्यादा आएगा. सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, कंपाउंडिंग कैलकुलेशन है. नीचे, द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज नॉट 13%. द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज नॉट 13%. The effective interest rate is not 13%, because simple interest calculation is not allowed. Because simple interest calculation is not allowed. Because simple interest calculation is not allowed. In finance, only compound interest calculation is possible. 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 केवल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट को ही इंटरेस्ट रेट बोला जा सकता है. सिंपल इंटरेस्ट रेट को हम लोग सिंपल नहीं बोल सकते. ठीक है, ध्यान देंगे. हम लोग 100 रुपया के ऊपर अगर 6% जोड़ेंगे, 106, फिर 106 के ऊपर 5% जोड़ेंगे, तो 106 इंटू 5% प्लस 106, तो 106 का 5% होगा 5.03. मेरे ख्याल से 111.03 हो जा रही है कि 5.3 30, 111.30. फिर 111.30 के ऊपर हमको 2% और जोड़ना है, यानी कि 111.3 इंटू 2% प्लस 111.3, 113.526. लिखना नहीं, एक बार सुनिए. यानी कि अगर सिंपली जोड़ते तो 13 है, लेकिन एक्चुअली हम लोग बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट 13.526% है. बिकॉज 100 के ऊपर तीनों इनकॉर्पोरेट करने से टोटल में 13.526 ज्यादा आ रहा है. यानी कि इंटरेस्ट रेट इज नॉट 13, इट इज बाय कंपाउंडिंग रूल 13.526. इसको हम लोग ऐसे नहीं निकालते. हम लोग क्या बोलते हैं, 100 के बदले बेस विल बी 1 रुपी. हम 100 पे निकाले, 1000 पे निकाले, 1000 पे निकाले तो क्या आएगा 135.26. तो अगर 1 पे निकाले तो क्या आएगा 0.1326. 1 रुपया के ऊपर 0.13526 ज्यादा. तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 के ऊपर मेरे को 6% जोड़ना है, यानी कि 1.06 हो गया.
1 के ऊपर मेरे को 5% जोड़ना है, 1.05 हो गया। 1 के ऊपर मेरे को 2% जोड़ना है, 1.02 हो गया। अब ध्यान देना, हम इंटू क्यों किए? अगर 1 के ऊपर 6% जोड़ा 1.6 हो गया, और 1.06 के ऊपर 5% और जोड़ना है, तो 1.06 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या हो गया, इसके बदले 1 और इसके बदले क्या हो गया, प्लस 5%। तो 1 प्लस 5% इज व्हाट, 1.05, यानी कि 1.06 इंटू 1.05 ये हो गया। फिर से इसके ऊपर अगर 2% जोड़ेंगे वही आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस इन्फ्लेशन इंटू 1 प्लस रियल रिटर्न, रिस्क प्रीमियम, और इंटू 1 प्लस, अगर हम पहले ये लिखे और ये बाद में लिखे तो इंटू हो रहा है। 2 इंटू 3 लिखे या 3 इंटू 2 लिखे, गलत होता है क्या? बात तो एक ही होती है। आप किसी को भी पहले लिखिए, सबको 1 के साथ प्लस करके क्या करना है, इंटू करना है। लेकिन ये सॉल्व करके आएगा 1.13526, ये आने वाला है। लेकिन हमको तो खाली 1.13 चाहिए, तो इसमें से क्या करेंगे, -1। जैसे यहां 100 माइनस कर रहे थे, वैसे इसमें से क्या करेंगे, -1। तो सॉल्व करके क्या आएगा, 0.13526, जिसको हम लोग बोलेंगे 13.526%। यानी कि मैथमेटिक कैलकुलेशन वैसे नहीं है, वो तो समझने के लिए था। मैथमेटिक कैलकुलेशन ऐसे है। ये कैलकुलेशन को एक्सप्लेन किया था फिशर्स। फिशर वॉज अ मैथमेटिशियन। दिस मैथमेटिशियन एक्सप्लेन्ड कंपाउंडिंग कैलकुलेशन, and he explained the relationship between all these three factors. Fisher's economics mathematician, Fisher's equation, this is termed as Fisher's equation, कि risk adjusted rate बोला जाता है 1 plus inflation into 1 plus real return into 1 plus risk premium, the whole thing -1, उसको हम लोग बोलते हैं risk adjusted return। अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैकेनिकल बात कर रहे हैं। रियल रिटर्न के साथ इन्फ्लेशन को जोड़ेंगे, इन्फ्लेशन को जोड़ते नहीं है, मतलब 1.05 के साथ इंटू 1.06 करेंगे। हमने 1.02 अभी तक नहीं सोचा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल। मतलब रियल के अंदर इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट करने से नाम लिया जाता है नॉमिनल। और अगर इसके अंदर हम रिस्क, अच्छा सॉरी, रियल तो 2% था ना, 1.02 के साथ 1.06 लिया तो नॉमिनल आ गया। अगर इसके अंदर रिस्क प्रीमियम को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं 1.02 इंटू 1.06 और इंटू 1.05 भी, ये था रिस्क फ्री नॉमिनल, ये बन गया रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल। जब रिस्क प्रीमियम को एडजस्ट कर दिए तो उसको बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल। रिस्क प्रीमियम को अगर छोड़ेंगे नॉमिनल। स्टार्टिंग पॉइंट रियल रेट, रियल में इन्फ्लेशन मिलाने से नॉमिनल, नॉमिनल में रिस्क प्रीमियम मिलाने से रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो यहां तक है, उसमें ये नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर क्या है, ये वाला नहीं रहता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रिस्क प्रीमियम कितना है हमारा, 1.05 है क्या, यानी कि ये नहीं है, वो है। दिस इज रिस्क फ्री नॉमिनल। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से आपको जो रिटर्न मिलता है वो दो चीजों के लिए मिलता है, इन्फ्लेशन के कारण और रियल रिटर्न के कारण। रिस्क है नहीं तो रिस्क प्रीमियम क्यों मिलेगा। और दूसरे कोई भी जगह अगर आपको रिटर्न मिलता है तो उसमें रिस्क प्रीमियम भी रहता है। हम लोग बोलते हैं रियल रिटर्न, इन्फ्लेशन को छोड़कर, रिस्क प्रीमियम को छोड़कर, उसमें इन्फ्लेशन मिला दिए, नॉमिनल रिटर्न, नॉमिनल फ्री रिटर्न, फ्री रिस्क फ्री नॉमिनल रिटर्न, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और अगर उस पर रिस्क प्रीमियम मिला दिए तो बन गया रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल। सबका कैलकुलेशन कैसे है, 1 के ऊपर बेस करके, 1 के ऊपर बेस करके सबको कैलकुलेट किया जाता है। 100 समझने के लिए होता है, 100 से आदमी को समझ में आता है कि 100 रुपीज के बदले 113.526 हो गया। लेकिन कैलकुलेशन जब कॉपी में करेंगे 1 को बेस लेकर, कैलकुलेटर में करेंगे 1 को बेस लेकर। ठीक है, नीचे लिखते हैं, according to Fisher's equation, according to Fisher's equation, the effective interest rate, according to Fisher's equation,
the effective interest rate after incorporating all the three factors, the effective interest rate after incorporating all the three factors, that is risk adjusted nominal interest rate, that is risk adjusted nominal interest rate equals to 1 प्लस, ब्रैकेट में लिखेंगे, एक ब्रैकेट में 1 प्लस रिस्क फ्री रियल, 1 प्लस रिस्क फ्री रियल, ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस इन्फ्लेशन, ब्रैकेट क्लोज्ड, तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस रिस्क प्रीमियम, ब्रैकेट क्लोज्ड, द होल थिंग माइनस 1, मतलब 1.02, उसके नीचे लिखेंगे 1.06, 1.05, द होल थिंग -1, 1.02 रियल हो गया, 1.06 इन्फ्लेशन लगा दिए और 1.05 रिस्क प्रीमियम लगा दिए, सब मिला के -1 करने से 0.13526, दैट इज 13.526%, 0.13526, that is 13.526%, 0.13526, that is 13.526%. तो अगर हम बोलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हैं तो वहां ये नहीं आएगा, खाली ये दोनों आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिस्क फ्री नॉमिनल रिटर्न। नीचे सपोज इन द अबव एग्जांपल the investment is in government security. Suppose in the above example, the investment is in government security. Suppose in the above example, the investment is in government security. The investment is in government security. So risk premium is not to be taken into consideration. So risk premium is not to be taken into consideration. So risk premium is not to be taken into consideration. So after incorporating real return and inflation, after incorporating real return and inflation, that is risk free nominal rate of return, real return and inflation, that is risk free nominal rate of return, that is risk free nominal rate of return, that is risk free nominal rate of return, that is risk free nominal rate of return equals to 1 plus real into 1 plus inflation, the whole thing -1, मतलब 1.02 into 1.06, the whole thing -1. So solve करने से .0812, that means 8.12%, 8.12%. ये क्या आया 8.12%? रिस्क फ्री नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। नॉमिनल मतलब इन्फ्लेशन मिला के, इन्फ्लेशन छोड़कर रियल, ये रिस्क फ्री रियल, इन्फ्लेशन मिलाने से रिस्क फ्री नॉमिनल, और रिस्क प्रीमियम मिलाने से रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल।
रियल रेट में इन्फ्लेशन मिलाने से रिस्क फ्री नॉमिनल, और नॉमिनल के अंदर रिस्क प्रीमियम मिलाने से रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल। सब में लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट लेना है, प्लस नहीं करना है, सब में कंपाउंडिंग इफेक्ट है। इसका एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हर पेपर में। मान लो आपको रिस्क एडजस्टेड रेट दे दिया और बोलता है नॉमिनल रिटर्न निकालिए, इन्फ्लेशन निकालिए, कुछ भी दूसरा कैलकुलेशन देगा, कोई जरूरी नहीं यही निकालने देगा, आपको इन्फ्लेशन 6% निकालने देगा। कोई भी एक कैलकुलेशन हर पेपर में 1 तो 2 नंबर का है, मल्टीपल चॉइस, कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन, रियल और रिस्क प्रीमियम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग करेंगे, लिखिए। फॉर एग्जाम्पल नॉमिनल रिटर्न इज 15%। नॉमिनल रिटर्न इज 15%। नॉमिनल रिटर्न इज 15%। रियल रिटर्न 3%, रियल रिटर्न 3%, इन्फ्लेशन 7%। रियल रिटर्न 3%, इन्फ्लेशन 7%। फाइंड आउट रिस्क प्रीमियम, फाइंड आउट रिस्क प्रीमियम, फाइंड आउट रिस्क प्रीमियम। तो रिस्क प्रीमियम कितना है?